इस बार ये जो बजट होने जा रहा है, आपको लग रहा है ये बजट सरकार इस तरह से पेश करेगी, इसमें इस तरह की चीजें होंगी जिससे रोजगार बढ़े, कैसे जॉब क्रिएशन हो, अगर युवाओं को शिकायत है चाहे वो एमएसएमईज के जरिए हो, कैसे स्वरोजगार के जरिए लोगों को मजबूत किया जाए, जॉब क्रिएशन पर फोकस होगा ज्यादा? देखिए, दो चीजें हैं, या क्या होना चाहिए और क्या होगा। देखिए, क्या होना चाहिए उसमें अगर एक चीज केवल हिंदुस्तान में कर दी जाए, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, हिंदुस्तान की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हिंदुस्तान की 60% जनसंख्या की अगर आमदनी बढ़ गई 30-40%, मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी, अर्बन स्लम्स नहीं बनेंगे, लोग गांव वापस जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल वो प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी। सुनिए, होगा क्या, ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, मैं बता रहा हूं क्या करेंंगे। ये केवल शेयर मार्केट को बढ़ाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया था अमीर किसानों की मांग है एमएसपी बढ़ेगा, असली किसान शेयर मार्केट गिर गया, मांग एमएसपी नहीं है। केवल शेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को घटाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, एटीसी को बढ़ाएंगे, जैसे ईएलएसएस के अभी किसान की बात हो रही है, आप वो मांगे अवैध नहीं है, वो के बारे में, युवाओं के बारे में कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर स्वामी, जो उम्मीदें होती हैं और क्या होना चाहिए उनके बीच का एक मेल ही बजट होता है। तो इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब जॉब क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, कल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो इस तरफ हिंट कर रहा है कि जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन पर ये सरकार काम करेगी। और जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी, अगर आपकी जो जनसंख्या है उसे आप एक हथियार बनाना चाहते हैं, बोझ नहीं बनाना चाहते हैं, तो जॉब क्रिएशन इंपॉर्टेंट है और सरकार ये जानती है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। देखिए, सरकार करना नहीं चाहती। ह्यूमन रिसोर्सेज पर तो प्रधानमंत्री जी गर्व किया करते थे जब शुरू में 2014 में आए थे, और ह्यूमन रिसोर्सेज गर्व करने की चीज़ है। लेकिन ये बात भी है कि अभी जो जिस आर्थिक सर्वे का आपने जिक्र किया उसमें ये बात कही जा रही कि हमारे पास में एम्प्लॉय जो योग्यता के हिसाब से है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, माने योग्य एम्प्लॉय रखने लायक शिक्षित व्यक्ति नहीं है, जबकि 51% का आंकड़ा लगभग प्रेम कुमार साहब, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, गजेंद्र शेखावत साहब और प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं जरा। बजट होने वाला है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का जो आर्थिक प्रगति हुआ है उस प्रगति और भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय निर्मला जी जो रख रहे बजट, तो विश्व में आज भी अभी तेजी गति से जो बढ़ने वाले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है और हमारा ग्रोथ भी जो अच्छा है उसके लिए पूरक जो होगा वैसा ही बजट रहेगा। और ये विश्व में जो हम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे भी बढ़े। 2014 से है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, और अमृतकाल के समय से जो संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से जिस तरह से इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने के लिए बजट डिक्लेयर किया जाता है, उसी के कंटिन्यूएशन में इस बार भी बजट की घोषणा होगी। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जब मंजूरी लेने पहुंची बजट की, उस वक्त की तस्वीरें। और ये देखिए, मुंह मीठा कराया, परंपरा के हिसाब से वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आप देख रहे हैं फोटो ऑप। जिस वक्त राष्ट्रपति भवन गई थी वित्त मंत्री, बजट भाषण से पहले राष्ट्रपति भवन जाती है। दही चीनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंह मीठा कराया, दही चीनी खिलाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को। और उसके बाद यहां से वित्त मंत्री सीधे पहुंची हैं संसद भवन। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद 7वां बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद ये बजट भाषण सदन के पटल पर रखेंगी वित्त मंत्री। 7वां बजट है और माना जा रहा है क्योंकि वित्त मंत्री ने अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया हुआ है सबसे लंबा बजट भाषण का। इस बार बजट भाषण में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि वित्त मंत्री के बजट भाषण में शेर व शायरी भी होती है और
अंग्रेजी में ही वो बजट भाषण पढ़ती हैं, बीच बीच में हिंदी शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। इस बार मीठी दवा मिलने वाली है या कड़वी गोली मिलने वाली है, एक्सपर्ट्स भी बताएंगे, उसे अपने तरीके से आकलन करेंगे। लेकिन इस बजट में रेल बजट भी शामिल होता है हमेशा की तरह। सुचरिता। बिल्कुल, तो निर्मला सीतारमण, जैसा हमने कहा कि थोड़ी देर बाद बजट पेश करने वाली है। कैबिनेट की बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक में मोहर लगते ही थोड़ी देर बाद आप देखना शुरू कर देंगे संसद भवन में, जब वहां पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और बजट पेश करेंगी। तो आपको बताएं कि ये आप गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं, गृह मंत्री वहां पहुंच गए हैं। अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें अब धीरे धीरे आना शुरू होंगी, जो संसद भवन के अंदर बैठक के सीधे बाद आप बजट पेश करते हुए सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देखेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंची हैं और ये उनका 7वां बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। अब तक लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं जो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। उनके हाथ में जो आप देख रहे हैं पैक, इसमें ही बजट है, भारत का बजट, देश का बजट। क्या होगा इसमें किसान के लिए, क्या आम आदमी के लिए होगा, क्या मिडिल क्लास के लिए होगा, क्या महिलाओं के लिए होगा? सुचरिता, सबकी नजर उस लाल बैग पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ उनके एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी मौजूद हैं, उनकी पूरी वित्त मंत्रालय की टीम जिसने पिछले कई दिनों काम करके इस बजट को तैयार किया है। उसमें लोगों की उम्मीदें भी शामिल हैं, उसमें विकसित भारत का लक्ष्य भी शामिल है, उसमें देश की आर्थिक जो व्यवस्था है उसको उसी गति पर चलाए रखने की भी एक कोशिश शामिल है। ये आपको तस्वीरें 3 दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद वहां से बजट पेश करने की अनुमति ली, उनको पहली प्रति दी और उसके बाद अब वो सीधे संसद भवन पहुंची है और यहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है जिसमें इस बजट को पास किया जाएगा और उसके बाद इसे आज संसद में पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण आज 7वीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 का पहला बजट है और जैसा मैंने कहा कि इस बार जो आर्थिक एक सर्वेक्षण आया उससे भी एक ये सिग्नल जरूर मिला कि बैंक्स में लिक्विडिटी कम है, यानी खर्च करने के लिए पैसा कम है और ऐसे में आम आदमी की जेब में पैसा हो उसके लिए बहुत सारे कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद ये सुचरिता, हम बजट की कॉपीज भी दिखा रहे हैं दर्शकों को जो संसद भवन पहुंची हैं। इसके अलावा बजट की कॉपीज जो संसद भवन पहुंची हैं, जो सांसदों तक पहुंचेंगी। और इस बजट से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि आपको याद होगा मोदी 1.0 में, जिसमें लगभग 280 से ज्यादा सीटें थी, एक उसका बजट आपने देखा। मोदी 2.0 में जिसमें 300 से ज्यादा सीटें थी, उसका बजट आपने देखा। और मोदी 3.0 में लगभग 240 सीटें हैं। इसका बजट कैसा होगा, सब यही जानना चाहते हैं। सुचरिता, तो 2023-24 में देश की आर्थिक विकास दर 8.2% रही। 24-25 में ये 7% तक रह सकती है। अब देखिए, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है पिछले 3 सालों से लगातार 8% के पार रही है। इस बार वो बनी रह सकती है, लेकिन 7% तक बनी रह सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत हद तक लाभ उठाती है और इसीलिए जो आप देख रहे हैं साल 2019-20 में कर्ज का हिस्सा कितना था, 9.33 लाख करोड़। 24-25 में वो 16.85 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ हो सकता है। ये अनुमानित कर्ज का हिस्सा है। तो आप सोचिए कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगातार जरूर बढ़ रहा है, उसको भी एक तरह से संयमित रखने के लिए कदम कारगर उठा सकती है निर्मला सीतारमण। आपको ये बता रहे हैं कि 2019-20 में 27 लाख करोड़ का बजट था, वहीं 24-25 में 47.66 लाख करोड़ का ये बजट अनुमानित है। तो आप सोचिए एक उछाल जो आया है पिछले कई सालों में
और रक्षा निर्यात का जो हिसाब किताब है वो भी आप देख लीजिए। 17-18 में 4,682 करोड़, फिर उसने एक बड़ा जंप लिया 10,745 करोड़ 18-19 में, 19-20 में 9,115 करोड़, और वैसे वो राशि किस तरह से बढ़ती जा रही है। 23-24 में 21,000 करोड़ का एक रक्षा निर्यात देश का अनुमानित है। आज जब बजट पेश होगा तो इन आंकड़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है रक्षा निर्यात के साथ साथ कि रक्षा बजट पर भी फोकस रहने वाला है। सुहेल जी, सुचरिता जो बात बता रही थी, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक के बाद, तीसरे टर्म के बाद यह पहला बजट है, इसलिए बहुत लोग लुभावन होगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि घाटा बढ़ रहा है, उस घाटे को भी काबू करना है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ महिमा विजय चौक से जुड़ रही हैं और अनामिका गाजियाबाद से हैं विजय चौक पर महिमा है। महिमा, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन, कैबिनेट के सामने ये बजट रखा जाएगा और क्या उम्मीदें हैं, अंदर फोटो ऑप भी होगा, साथ ही साथ वित्त मंत्री जो जानी जाती हैं सबसे लंबा बजट भाषण के लिए भी, लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा का बजट भाषण का रिकॉर्ड भी वित्त मंत्री के नाम है। इस बार कैसा लग रहा है बजट, लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आज उम्मीदों का दिन है और आज मोदी 3.0 का दिन भी है। कह सकते हैं कि आज बजट का दिन काफी ज्यादा बड़ा दिन है और इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। 11 बजे का वक्त होगा जब वो बजट पेश करेंगे, लेकिन एक बार आपको फटाफट से हम तस्वीरें दिखा देते हैं। आज आपको तस्वीरें दिखाएंगे और इसी रूट से होते हुए अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुजरी हैं और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। वहां पर कुछ देर वो रही, हालांकि 9:45 का वो वक्त था जब उनको निकलना था, लेकिन थोड़ा सा लेट 9:55 के आसपास उनका काफिला यहां से अभी जस्ट निकला ही है। और अभी वो आप तस्वीरें दिखा भी रहे थे कि वो वहां पर पहुंची और 10:15 का वक्त होगा, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस वक्त लगातार आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज उम्मीदों का दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और उम्मीद पूरे देश को है, उम्मीद महिलाओं को भी है, उम्मीद युवाओं को भी है, गरीबों को भी है, किसानों को भी है कि किसान सम्मान निधि आज बढ़ जाएगी। 6,000 किसान सम्मान निधि थी, उसको बढ़ाकर 8,000 भी अगर किया जाएगा तो किसानों की बड़ी मदद हो जाएगी। युवाओं को लेकर के भी उम्मीद है कि रोजगार बढ़ेगा, महंगाई लगातार बढ़ रही है तो महिलाओं को भी काफी ज्यादा उम्मीद है। देखना होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की पिटारे से आज क्या निकलता है, लेकिन अपडेट यही है कि अब से कुछ देर में कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली है और वो यहां से फिलहाल निकल चुकी। 11 बजे बजट पेश होगा, फिर देखना होगा कि देश को 11 बजे बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। अनामिका का रुख एक बार कर लेते हैं। अनामिका, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बजट तैयार है, ड्राफ्ट तो तैयार है, लेकिन तब भी लोग आज क्या उम्मीद कर रहे हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए। तो चलता कुछ मिनटों का वक्त ही बचा है जब बजट पेश होगा। लोग हैं, आम लोग, और क्योंकि ये सब लोग रिटायर्ड हैं, अलग अलग सेक्टर में काम कर चुके हैं, मैं उनसे तो बात करूंगी। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त मेरे साथ हैं। अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे संजय जी, आपने सुना होगा और आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में जब सत्ता संभाली थी प्रधानमंत्री जी ने, तब इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की थी। आज